ये सीरीज मैंने अपने जूनियर्स को आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट सरल और साधारण तरीके से समझाने के लिए शुरू की है, जिसमें हम पहले की वीडियोज में कई संस्कृत के टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम समास को पढ़ेंगे। जो समास है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण होता है, मतलब जो बिखरे हुए पदों का संक्षेपण ही समास कहलाता है। इसमें जैसे जो संधि होता है ना, उसमें हम वर्णों का संक्षेपण करते हैं और समास में हम पदों का संक्षेपण करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो समास है ना, समसन समासा संक्षेपण को ही समास कहते हैं। जैसे संस्कृत व्याकरण है, उसमें समास के 5 भेद होते हैं। तो उसको नामों को हम जानते हैं, जैसे केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो जो पहला समास है ना, जिसको हम केवल समास कहते हैं, वो अप्रायोगिक है। और जो प्रायोगिक समास हैं वो 4 ही होते हैं। तो प्रायोगिक समासों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास को पढ़ने से पहले हम केवल समास के बारे में कुछ बातों का अध्ययन कर लेते हैं। जैसे जो केवल समास है ना, वो समास होने पर भी जिसकी विशेष संज्ञा नहीं की जा सकती हो, वह केवल समास कहलाता है। इसे सुप-सुपा समास भी कहते हैं, क्योंकि एक सुबंत दूसरे सुबंत के साथ मिलकर बनता है। तो लेकिन जैसे जैसे सुप और सुपा इसलिए बोला, एक सुबंत है वो दूसरे सुबंत के साथ मिलेगा, लेकिन कोई विशेष नाम धारण नहीं करता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब कोई समास लोक में प्रचलित होता है या विद्वद्गण उसे महत्व भी देते हैं, पर उसका विधायक सूत्र कोई नहीं होता, तो सहसुपा सूत्र से समास कर लिया जाता है। जैसे मान लो इसका कोई विधायक सूत्र नहीं है, लेकिन सहसुपा जो है, सूत्र से सहसुपा जो सूत्र है उससे समास कर लिया जाता है। कोई विशेष विधायक सूत्र न होने से इसका कोई विशेष नाम भी नहीं होता है, अतः इसे सुप सुपा या केवल समास कह दिया जाता है। केवल समास कह दिया जाता है। इस समास को विकल्प के रूप में जाना जाता है। तो जैसे क्या है ना, इसका एक ही आप उदाहरण मान लेते हैं, भूतपूर्व जो होता है उसे उदाहरण माना जाता है, और इसका जो समास विग्रह आप मान तो पूर्व भूता ही रहेगा वो। सही, इसको ही इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, भूतपूर्व बस। और इसमें क्या होता है, केवल समास होता है। इसमें कोई जैसे सुबंत ही सुबंत से जुड़ता है और इसका कोई सूत्र नहीं होता है, विधायक सूत्र होता नहीं है, तो इसको केवल समास कह दिया जाता है। और इसका एक ही उदाहरण है, वो आप समझ सकते हैं, भूतपूर्व। इम्पोर्टेंट है, भूतपूर्व में कौन सा समास होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को वाइवा में पूछ लिया जाता है। या केवल समास का उदाहरण बताइए, ऐसा भी पूछा जाता है, क्योंकि ये यूनिक चीज़ है तो आपको याद रखनी चाहिए, भूतपूर्व बस। आगे अब हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। तो जो अव्ययीभाव समास है, प्रायण पूर्व पद अर्थ प्रधानो अव्ययीभावो द्वितीयः। प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है, उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। यह समास का द्वितीय भेद है। इस समास का समासिक पद सदैव नपुंसकलिंग होता है। इसमें जो इस समास का जो पूर्व पद अव्यय होता है, जो प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति उत्तर पद में लगती है। इस समास का विग्रह करते समय उपसर्जन क्रिया की जाती है, अर्थात जो पूर्व पद का उत्तर पद में लिखना उपसर्जन क्रिया होती है और अंत में अव्यय का अर्थ लिखा जाता है। समझ सकते हैं, जैसे अधिहरि है तो हरि और अधि, हरो इति, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और उपकृष्णम है तो उपकृष्णम में कृष्ण से समीपम, इस प्रकार का भी जो होता है वो बाद में लिख सकते हैं। अधिहरि का समास विग्रह हरो इति होगा। और इसी प्रकार के अब उदाहरण आगे हम देखते हैं, जैसे उपकृष्णम है तो कृष्ण से समीपम, ये हम पहले समझा चुके हैं आपको।
समुद्रम, तो इसका क्या होगा, मद्राणाम समृद्धि। इस प्रकार के समासिक पदों का समास विग्रह ये होगा। निर्मच्छिकम, मच्छिकाणाम अभाव, ठीक है। अतिहिमम, हेमस्य अव्ययः, अव्यय, सॉरी, अति हिमम का होगा हिमस्य अव्यय है। अतिनिद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते। इस प्रकार के समास विग्रह होंगे, आप ये उदाहरण देख सकते हैं। सहरि, हरे, सदृश्यम, सचक्रम, चक्रण युगपत, साग्नि, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते। इस प्रकार के उदाहरण होते हैं। अव्यय क्या होता है, इसका अधि होता है, अधिकार इति होता है, विभक्ति सप्तमी है, और उप का मतलब समीपम, सु का समृद्धि, दोष का वृद्धि, बेयद्धि, निर का अभाव, अति संज्ञा का अव्यय नाश, अति क्रिया का अति संप्रति, इति का शब्दस्य प्रादुर्भाव, अनुसंज्ञा का पश्चात, अनुविशेषण का योग्यम, अनुपूर्वेन, और यथा का अनतिक्रम्य। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये कई उदाहरण हैं। मैं आपको एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जिससे आप इनको नोट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं इनको। कोई समस्या आती है तो आप मेरे को कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने कुछ समझा दिया आपको, लेकिन अब इसमें जो नोट है ना, वो स्पेशल चीज़ क्या है इसकी, जो पूर्व पद संज्ञावाची और उत्तर पद संज्ञावाची हो, पहला संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञावाची हो, तो अव्ययीभाव समास होता है। जैसे पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समाहारा, और यमुनम, द्वियमुनम, द्वयमनियो समाहारा। ये उदाहरण अव्यय के रूप में माने गए हैं, इसलिए संख्यावाची शब्द होते हुए भी अव्ययीभाव समास होता है। अब इन एग्जाम्पल्स को आप अभी ध्यान रखना, पंचगंगम और द्विविमनम। इसका आगे मैं बताऊंगा क्योंकि ये यहाँ पे क्यों बताए गए हैं। इसका जो कोटेशन है वो क्या है, पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञावाची हो तो अव्ययी भाव समास होता है, इतना याद रखो। उदाहरण के लिए आपको पंचगंगम और द्वियमुनम बता दिया है। अगला है तत्पुरुष समास। प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस्त तत्पुरुष तृतीय, पुरुष तृतीय, मतलब तृतीय भेद है, और इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो जहाँ उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ये समास का तृतीय भेद है। इस समास में उत्तर पद में उत्तर पद के पद की प्रधानता होती है, और विभक्ति पूर्व पद में लगती है। विभक्ति लगाने के कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः प्रारंभिक प्रयोग में तो विभक्ति तत्पुरुष, और जो नए तत्पुरुष है उपपद तत्पुरुष व तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। तत्पुरुष भेद कर्मधारय, कर्मधारय भेदो द्विगु, अर्थात तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय समास होता है और कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास होता है। विभक्ति तत्पुरुष समास, जो इस समास में कारक के चिन्ह व विशेषताओं के आधार पर विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इस समास में तृतीया, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष क्या है, यदि समासिक पद में उत्तर पद में श्रित, अश्रित, पतितः, गतः, अभ्यस्तः, आपन्न, बुभुक्षु और प्रातः इत्यादि शब्द हो तो विग्रह के रूप में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कृष्णासिता, कृष्णम सिता, इसको बोलेंगे आम्र विभुक्षु, तो आम्रम विभुक्षु, ग्रामगता, ग्रामदन गता, इस प्रकार से मतलब आता है। नरक पतिता मतलब नरकम पतिता, धन प्राप्त, धनम प्राप्त। जो तृतीय विभक्ति है कर्ण के साधन को अथवा कर्मवाच्य या भाववाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। संकुल खंजा, तो संकुल खंजा,
इस प्रकार से धन्यार्थ है तो धन्येन अर्था, पुण्यार्थ है तो पुण्यन अर्था, मास पूर्व है तो माशेन पूर्व। विभक्ति का ध्यान रखिएगा, तृतीया विभक्ति होगी, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा, यदि उत्तर पद में बलि हितम सुखम रक्षिता शब्द हो तो पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अतिरिक्त प्रयोजन में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे क्या है इसमें, राज्य सभा तो राज्य समहा, राच्याय सम, क्योंकि देखो शब्द रूप आपने याद किए अभी या नहीं किए हैं ये मुझे अभी नहीं ज्ञात है, लेकिन शब्द रूप तो आपको याद करने पड़ेंगे और शब्द रूप के अनुसार ही राज्य जो है अकारांत है, अकारांत तो इसमें चतुर्थी विभक्ति के अनुसार अगर एक वचन के लिए लगाएंगे तो राज्याय समा ही होगा इसमें। तो गो रक्षिता क्या है, गोम्य रक्षिता। पंचमी विभक्ति अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात अलग होने के योग में आगम पत बार्यति निलित्य कुर्दति भी इन धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है। आप देख सकते हैं स्वर्ग पतिता तो स्वर्गात पतिता, नरक पतिता नरकम पतिता, इसमें पंचमी और द्वितीय का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामा ग्रामात आगतः जो आता है ना उसका ग्रामात आगतः, और ईरात आगतः तो ईरात आगता, इसका मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि आगम और पत वाला क्या है, वृक्ष पतिता तो वृक्षात पतिता। इस प्रकार के शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। वृक्ष से फल गिरता है तो उसमें भी आपको वैसे वृक्षात फलम पतिता, इस प्रकार के शब्दों को अभी आपको ये कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। षष्ठी विभक्ति पूर्व पद और उत्तर पद परस्पर कोई संबंध न हो, मतलब सॉरी क्या होता है ना, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे राज्य पुरुषा है तो राज्ञ पुरुषः, हिमालय है तो हिमस्य आल है। जैसे एक दो लोग हैं, मान लो राम और श्याम हैं, राम हो गया पूर्व पद और श्याम हो गया उत्तर पद। राम और श्याम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मान लो जुड़े हुए हैं, संबंध है उनका, ठीक है। लेकिन जो क्या कहते हैं, राम और श्याम का एग्जाम्पल, हाँ तो श्याम है ना, तो श्याम अगर राम से उसमें बड़ा है तो श्याम के कारण षष्ठी विभक्ति पूर्व पद में लगेगी। ऐसे राम प्रधान हो गया तो षष्ठी विभक्ति, वो श्याम प्रधान हो गया तो षष्ठी विभक्ति राम में लगेगी। अब इसी प्रकार से आप इसका उदाहरण लेके समझिए, जैसे हिमालय है, षष्ठी विभक्ति के ही इसमें एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं, आते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हिमालय है, आलय घर हो गया उसका, मान लो हिम आलय, ठीक है। तो जो पहला वाला पद हो गया ना, उत्तर पद हो गया प्रधान उसका, वो तो हिमालय है उसका हो गया, हिम हो गया उसका पूर्व पद, तो पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति लगेगी, तो हेमस्य आलिया इस प्रकार हो गया। राज्ञ पुरुषः, अब पुरुष तो हो गया, ठीक है, पुरुष प्रधान हो गया ना, इसमें है पुरुष है एक, पुरुष मतलब वो आदमी हो गया ना जो मौजूदा हालत में है वहां पे, तो वही प्रधान हुआ ना। अब वो राज्ञा उसकी एक तरीके से विशेषता है, राज्ञा पुरुषा, ठीक है। तो राज्ञ पुरुषा में जो पुरुष है वो ही प्रधान है, लेकिन पूर्व पद में
इसी कारण से षष्ठी विभक्ति पूर्व पद में लगेगी। वृक्ष शाखा, जो शाखा है, मान लो इसमें ये एग्जांपल देखते हैं, वृक्ष शाखा, तो शाखा तो है, जो शाखा है ना, शाखा ही मौजूद है ना, वृक्ष की शाखा की बात हो रही है ना, तो वृक्ष की शाखा जो है ना, तो शाखा प्रदान हुई उसमें, और वृक्ष के में लगेगी फिर जो षष्ठी विभक्ति, समझे? तो वृक्ष की शाखा, वृक्ष से शाखा, इस प्रकार से। सप्तमी विभक्ति, आधार में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त प्रवीण अर्थ वाले शब्दों जैसे कुशल, निपुण, पटु इत्यादि में उत्तर पद प्रदान होने के कारण पूर्व पद में लगती है। इसमें भी समझ लीजिए आप, जो पद प्रधान होगा उससे पूर्व पद में लगेगी। पदों को आपको देखना पड़ेगा। संस्कृत इच्छा, संस्कृत इच्छा का मतलब है, इच्छा तो है ना, लेकिन संस्कृत की है, आप ये मान लीजिए। तो जो इच्छा है ना वो मौजूद है, तो इच्छा प्रधान हुई, तो उससे पहले वाले में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए संस्कृति इच्छा सप्तमी विभक्ति पूर्व पद में लगेगी। इस प्रकार और एग्जांपल्स हैं। इस प्रकार द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक कारक के आधार पर विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अवस्थाओं में भी तत्पुरुष का प्रयोग करते हैं। इसे इसको बोलते हैं नए तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, एक समास विलोम शब्द के अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग निम्न या भिन्न भिन्न अर्थ में किया जाता है, जैसे ना। ना का मतलब यही है कि पूर्व पद में ना का प्रयोग हो और सामासिक पद उत्तर पद में प्रारंभिक वर्ण का व्यंजन हो। ठीक है, ना मतलब ना, जैसे अस्थिर है, तो अस्थिर में आ के स्थान पे ना का प्रयोग हो जाएगा, आ या अन के स्थान पर। जैसे अन अनुनासिक है तो ना अनुशासिक हो जाएगा। अनुनासिक, सॉरी, अनुनासिक है तो क्या होता है ना, नए समास में आ या अन के स्थान पर विग्रह में ना हो जाता है। अस्थिर है तो ना स्थिर, अपरिवर्तन है ना परिवर्तन, सीधे विलोम का अर्थ होगा। जैसे ना के अर्थ में आएगा, नहीं का मतलब है ना के अर्थ में आएगा, और आपको पता चलेगा कि ये ना के अर्थ में है, तो अन आए या आ आए उसमें ना कर दो। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ना लगा, आ लगा है कि अन लगा है। जैसे आ स्थिर है तो इसमें आ, तो ना स्थिर हो गया। और ये अन अनुनासिक, तो इसमें क्या हो गया, अनुनासिक में ना अनुनासिक हो गया। ठीक है, अन उत्थानम, ना उत्थानम, इस प्रकार से। जो अन वाले हैं ना, अन अश्व तो ना अश्व। ठीक है, अनुनासिकम, ना अनुनासिकम। इसके ही ये है, प्राचार्य का है प्रगताचार्य, और निरंगुलम का है निर्गतम अंगुलम, अंगुलम। इसके आगे जैसे उत्पद उपपद तत्पुरुष है, वो इसके व्याख्याकार सूत्रकार ये सब आएंगे, या वार्तिककार, तो इसमें सूत्रम करोति, व्याख्याम करोति, वार्तिकम करोति और स्वर्ण करोति। अगला है कर्मधारय समास। विशेषेण विशेषणम बहुलम, अर्थात जहाँ विशेष्य से विशेषण की अधिकता होती है वह कर्मधारय समास कहलाता है। यह समास का स्वतंत्र वेद न होकर प्रवेद है। यह समास उत्तर पद, सॉरी, यह समास तत्पुरुष समास का भेद होने के कारण इसमें भी उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें विशेष्य में जो विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है वही विशेषण में होता है। विशेषण और विशेष मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, छोटा सा टॉपिक था इसलिए पहले पढ़ाया था। इसका खंड आ सकता है ना इसमें, तो उसको आपको देखना चाहिए, वो वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद है। तो जो विशेषण की विभक्ति होती है वही विशेष्य की भी विभक्ति होती है।
विग्रह के समय विशेष्य और विशेषण के बीच में चासो का प्रयोग होता है। यदि शब्द नपुंसक लिंग का हो तो अंत में तत् का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त तुलना उपमा के रूप में इव का प्रयोग होता है। विग्रह प्रक्रिया की जाती है और उपस्थिति का बोध करवाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण सर्पा, तो कृष्ण चाशो सर्पः। प्रधानाचार्यं प्रधानाचार्यो आचार्य, प्रधानाचार्यः प्रधानाचार्यो आचार्य। सुंदर पुष्पानि सुंदरानि पुष्पानि तत् नपुंसक लिंग है, इसी कारण से तत् का प्रयोग हुआ है। नीलोत्पलम नीलम उत्पलम तत्, श्वेतांबरम श्वेतम अंबरम तत्, पीतांबरम पीतम अंबरम तत्। महान चासो राजा, महर्षि महान चासो ऋषि। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हैं, आप जिनको देख सकते हैं। कुछ नहीं, शब्दों का ध्यान रखना है। क्या करना है आपको, जो विशेषण विशेष्य है उसमें चौसो को प्रयोग करना है, और नपुंसक लिंग में तत् का प्रयोग करना है, और तुलना के रूप में इब का प्रयोग करना है। इब वाला जैसे धन घनश्याम है ना, तो घन इव श्याम उपमा की गई है ना घनश्याम की। कर्पूर गौरी तो कर्पूरी इव गौरी। इस प्रकार से दिगु समास क्या है, संख्या पूर्वो दिगु, पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञावाची हो तो दिगु समास होता है। इस लाइन को देखिए, पूर्व पद संज्ञावाची हो, सॉरी पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद संज्ञावाची हो तो दिगु समास होता है। अब इसके ऊपर हमने एक बार अभी पढ़ चुके हैं पंचगंगम और द्वियमनम का उदाहरण, उसको एक बार हम फिर से देखते हैं। पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची हो तो अव्ययी भाव समास होता है। समझ रहे हो, इसके ये दो ही उदाहरण हैं। ये पंचगंगम और द्वियमनम आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद दिगु वाले में मैंने क्यों बताया पंचगंगम और द्वियमनम, ये उसका उदाहरण होते हुए और आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। दिगु समास ये कर्मधारय समास का भेद है। इस समास का प्रयोग समाहारा अर्थ में होता है। इसका विग्रह करते समय षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि संख्या 2 हो तो द्विवचनम का प्रयोग, और यदि 2 से ज्यादा हो तो बहुवचनम का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रिलोकी है, त्रयानाम लोकानाम समाहारा। इस प्रकार से आपको और इसमें क्या करना है, मतलब इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। पंचगंगम और द्वियमनम। देखो, इसमें भी पंचानाम गंगानाम समाहारा और द्वयमनियो समाहारा, ये अव्ययी भाव है। समझ रहे हो। दोनों को देख लो आप, पंचगंगम द्वियमनम। और इसके बाद अब यहाँ से शुरू करते हैं इनके उदाहरणों को। त्रिलोकी त्रयानाम लोकानाम समाहारा, शताब्दी नाम अब शतानाम अब्दानाम समाहारा। अष्टाध्यायी जो है, अष्टानाम अध्यानाम समाहारा। चतुर्भुजम चतुर्णाम भुजानाम समाहारा। पंचपत्रम पंचानाम पत्राणाम समाहारा। इसी प्रकार के जो उदाहरण होंगे उनका प्रयोग किया जाएगा। पंचनदनम पंचानाम नदीनाम समाहारा, बहुव्रीहि समास। प्रायेणान जो प्रायण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थाः।
प्रायः जहाँ अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। यह चतुर्थ पद भेद है और जो अन्य अर्थ निकलता है वह विशेष्य होता है और जो समासिक पद होता है वह विशेषण होता है। कंठे काला तो कंठे काला अश्य सा, बीड़ा पानी बीड़ा पानो यश्य साह। लंबोदर और लंबकर्ण, लंबम उदरम यश्य सा और लंबो कर्णो यश्य साह। दशानन दशानन दश अनानि अनन आनि यश्य सा। मीनाक्षी मीने अक्षनी यश्य सा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं इनके उदाहरणों को। अगला है बहुब्रीहि समास। ये दोबारा लिख दिया है यहाँ पे। चंद्रमुखम, चंद्रमुखा और चंद्रमुखी, ये आपको अंतर कैसे करना है देख लो आप। चंद्रमुखम कर्मधारय है, चंद्रमुखा बहुब्रीहि समास। निर्धनम अव्ययी भाव समास है, निर्धन बहुब्रीहि समास है। पीताम्बरम और चतुर्भुजम द्विगु समास है, वीर पुरुष कर्मधारय। और चतुर्भुजा बहुब्रीहि समास है, वीर पुरुष का बहुब्रीहि समास है। विसर्ग और इसमें अनुस्वार है, समझ रहे हो ना। द्वंद्व समास जो प्राणी उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचम, जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो। बहुब्रीहि में कुछ नहीं करना है, अन्य ही है। जैसे लंबोदर, जैसे आपने अभी लंबोदर देखा, लंबोदर का मतलब क्या है? क्या इसमें पहला वाला पद प्रधान है, दूसरा वाला प्रधान है? लंबोदर किसके लिए यूज किया जाता है? गणेश जी के लिए किया जाता है ना। तो लंबोदर में तीसरा ही अर्थ निकल रहा है ना, गणेश जी। ना लंबा है, ना उधर सा मतलब है, ना लंबे का मतलब है। उसमें तो गणेश जी का है ना मतलब। तो सीधे सीधे क्या करना है आपको? बहुब्रीहि समास तीसरा है तो। जैसे ये रहा लंब कर्णम, लंबो कर्णो यस्य सा। और यहाँ पे आपको दोनों पदों की प्रधानता मिलेगी। तो यह समास का पंचम भेद है, इसे अंतिम समास भी कहते हैं। यह समास विभाजन अर्थ के में प्रयुक्त होता है। विभाजन के लिए चा अवयव का प्रयोग किया जाता है। चा अर्थे द्वंद्वम, अर्थात चा अर्थ में विभाजन अर्थ में जो होता है द्वंद्व समास होता है। इतरेतर द्वंद्व, समाह द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, तीन प्रकार के होते हैं। इतरेतर द्वंद्व का मतलब है इतर धन इतर बराबर इतरेतर, तो भिन्न भिन्न का होगा। तो पदों के भिन्न भिन्न अर्थ में उनको एक साथ लिखना इतरेतर द्वंद्व होता है। इसमें जब सामासिक पद निर्मित किया जाता है तो पदों में जितनी संख्या होती है उन्हीं के अनुसार अंतिम पद के वचन का प्रयोग किया जाता है और लिंग भी अंतिम पद का ही प्रयुक्त होता है। और विग्रह करते समय प्रत्येक पद के चा जोड़ दिया जाता है। यदि विग्रह किए हुए पदों को विसर्ग लगता है तो विसर्ग को शकार करके इष्युत्व संधि कर दी जाती है। जैसे राम लक्ष्मणो तो रामस्य लक्ष्मणस्य, सीता रामो तो सीताजा रामस्य। इसी प्रकार से माता पितरो, माता च पिता च। समाहारा द्वंद्व क्या है? ये समास प्राणी के अंगों, सेना के अंगों, भायंत्रों, क्षुद्र जंतुओं को जन्मजात और बैर भाव रखने वाले जीव जंतुओं के समूह में होता है। इस समास का सामासिक पद नित्य नपुंसकलिंग का होता है और विग्रह करते समय दोनों पदों के बाद में आनियो तयो समाहारा तथा तेषाम समाहारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। पानी पादान, पाणी चा पादो चा तेषाम समाहारा। सर्पान कुलम, सर्पस्य नकुलम, नकुलस्य सर्पस्य नकुलस्य तयो समाहारा। छात्र उपहनम, छात्रस्य उपनहम च तयो। तो एक शेष द्वंद्व समास क्या है? इसमें विग्रह किए हुए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्दों के स्थान पर पुल्लिंग का द्विवचन का एक पद लिखा जाता है। माता चा पिता चा पितरों, पितरों को कर दोगे तो माता चा पिता चा। पुत्री चा पुत्रस्य पुत्रो, बालिका चा बालकस्य बालको, हंसी चा हंसस्य।
हंसो। यदि पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संख्यावाची दोनों ही संख्यावाची हैं, इसका भी ध्यान रखना। तो द्वंद्व समास है। अष्ट दश तो अष्टोचा दशा, द्वादश दोचा दशा। संख्यावाची प्लस संख्यावाची, हाँ इसमें देखो ये नीचे लिखा है जो संख्यावाची है और संख्यावाची द्वंद्व समास संख्यावाची और संज्ञावाची है तो पंचपात्रम। अभी पंचपात्र, पांच पात्र, पंच दस, ये जो मैं समझा रहा था ना वो यहाँ पे लिखा है। जैसे संख्यावाची और नदी का नाम है ना, पंचगंगम द्वियमनम, तो अव्ययी भाव समास है उसमें। संज्ञावाची तो था ना, लेकिन नदी नाम था ना, जो चीज मैं समझा रहा था ये चीज समझिए आप। संख्यावाची प्लस संज्ञावाची, जो संख्यावाची है द्वंद्व समास है, जैसे द्वादश पंचदश। संख्यावाची संज्ञावाची द्विगु समास है, पंचपात्रम। संख्यावाची और नदी नाम जैसे पंचगंगम द्वियमनम, ये अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो समास का टॉपिक है वो ख़त्म होता है और बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को समझाया है। वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और देखते रहिए ऐसी वीडियो। अगला टॉपिक बचा है प्रत्यय, इसके बाद आपका फर्स्ट पेपर का मोस्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ सेकेंड पेपर्स की चीज़ें देखेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। और अगला टॉपिक होगा प्रत्यय। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।